भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये क्या है? भारत की सबसे छोटी होगी तो सबसे चौड़ी है। ना बड़ी है, ना चौड़ी, ना लंबी है, ना छोटी है, ना गहरी है, ना चौड़ी है, तो ये है क्या? नदी है। तो ये क्या है? एक नदी है। दरअसल दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या? नहीं, ये दामोदर दामोदर नदी भारत की सबसे, ये कहाँ बहती है? ये दामोदर भी तो वहीं बहती है, झारखंड में। और इसे किसका शोक कहा जाता है? सौरव ऑफ बंगाल। सौरव बंगाल यानी बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? रास्ता बदलने में माहिर। मछली नहीं है, रास्ता बदलने में। रास्ता बदलने में ये अभी भी ये इनस्टेबल रिवर जिसको हम कह सकते हैं, अस्थिर नदी, यानी इसमें स्थिरता अभी तक नहीं आई है। और इसलिए जब भी ये रास्ता बदलती है तो बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, क्षति होती है, जान माल सबका नुकसान होता है। अब दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन। राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आर्थिक नियोजन। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ में हुआ। पूर्व सोवियत संघ में हुआ। सन 1928 में। सन 1928 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। ये सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। इसे गॉस प्लान भी कहते हैं। इसे गॉस प्लान इसे गॉस प्लान भी कहा जाता है। यानी सोवियत संघ में इसे गॉस प्लान कहा जाता है। जो 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, उसे वहां पर गॉस प्लान कहा जाता है। तो एक प्रादेशिक स्तर पर नियोजन और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, यानी एक प्रोविंशियल लेवल पर और दूसरा नेशनल लेवल पर यह मैनेजमेंट किया गया, यानी प्लान किया गया। अब लिखते हैं नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार सब आदेशात्मक आयोजन या आदेशात्मक नियोजन। आदेशात्मक
नियोजन यानी इम्पेरेटिव प्लान। इम्पेरेटिव प्लान आगे की इसकी क्या विशेषता होती है, यानी आदेशात्मक आयोजन या ये आदेशात्मक इम्पेरेटिव प्लान की क्या विशेषता होती है। पहला पॉइंट लिखिए, यह केंद्रीय व्यवस्था है, यह एक केंद्रीय व्यवस्था है। यह एक केंद्रीय व्यवस्था यानी एक सेंट्रल अरेंजमेंट है। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट लिखिए, इसके अंतर्गत राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का, इसके अंतर्गत राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का, राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण। दूसरा पॉइंट, आर्थिक विकास और समृद्धि की, आर्थिक विकास और समृद्धि के मात्रात्मक लक्ष्य तय किए जाते हैं। आर्थिक विकास और समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का क्वांटिटेटिव टारगेट तय किया, यानी मात्रात्मक लक्ष्य इसमें तय किया जाता है। इसमें प्रयास होती है कि क्वांटिटी को बढ़ाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन की नियत अवधि में, नियोजन की नियत अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। नियोजन की नियत अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। यानी आर्थिक नियोजन में समय निर्धारित होता है, विद इन टाइम फ्रेम में आपको अपना काम पूरा करना होता है, आपको अपना लक्ष्य पूरा करना होता है। जैसे परीक्षा के लिए कैसे 3 घंटा 2 घंटे का समय निर्धारित होता है, इसी टाइम फ्रेम में आपको ये पूरा करना होता है। कभी कभी कहते हैं कि 3 घंटे का समय, 3 घंटे में 6 प्रश्न का उत्तर लिखना मुश्किल होता है, समय कम होता है, लेकिन ये पर्याप्त समय, समय कम नहीं है, कमी आप में। इसीलिए 3 घंटा में 6 प्रश्नों का उत्तर लिखा जा सकता है, इसीलिए ये निर्धारित किया। तो उसी प्रकार के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते थे कि जिसे इतने दिनों में हम हासिल कर सके, इतने दिनों में हम अचीव कर सके। तो नियोजन नियोजित अर्थव्यवस्था में ये सब, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इसे एक टाइम फ्रेम में पूरा करना। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि आर्थिक संसाधनों पर राज्य का एकाधिकारी नियंत्रण होता है, चूंकि आर्थिक संसाधनों पर राज्य का एकाधिकारी नियंत्रण होता है। राज्य का एकाधिकारी नियंत्रण, यानी संसाधन पर किसका अधिकार होता है, स्टेट का होता है, मोनोपोली होती है, उस पर किसी और का अधिकार, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, ये इस पर इसकी मोनोपोली होती है, एकाधिकार। तो ये विशेषताएं किसकी है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम,
यानी एक केंद्रीय व्यवस्था की ये विशेषता है, जिसको हम कहते हैं आदेशात्मक नियोजन यानी इंपेरेटिव। और दूसरा है आदेशात्मक यानी इंडिकेटिव प्लान। निर्देशात्मक निर्देशात्मक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लान। इंडिकेटिव प्लान यानी यहां पर क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल उतना नहीं है, कंट्रोल कमजोर है, लेकिन इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे करना है। करवाने वाली अथॉरिटी नहीं है, कंट्रोल उसका नहीं है। तो उसकी विशेषता क्या थी, सेंट्रलाइजेशन की। उसकी विशेषता थी सेंट्रलाइजेशन, इसमें सेंट्रलाइजेशन एलिमेंट्स हमें ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, जबकि निदेशात्मक में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी यहां पर जिम्मेदारी बटी हुई है, यह जिम्मेदारी सबको दी गई है। देखिए पहला पॉइंट, यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य संस्थाओं का यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। यह एक विकेंद्रीकृत यह एक यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। जिसमें राज्य संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है तथा निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होती है तथा निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होती है। यानी ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इंडिकेटिव क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इस सिस्टम में स्टेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, एक संस्था के रूप में काम करता है, तो स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन का इसमें सिंबॉलिक या इनडायरेक्ट इंटरफेयर होता है। जबकि इंपेरेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में होता है। लेकिन इंडिकेटिव में सिंबॉलिक और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है और सरकार एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका में होती है। सरकार जो होती है या जो राज्य होता है वो एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका, उसकी भूमिका वहीं तक सीमित होती है, प्लान को ड्रॉ करना और फिर उसे एक सुपरविजन करना, बाकी जिम्मेदारी अन्य संस्थाओं को दे दी जाए। तीसरा पॉइंट, यहां सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है, यहां सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है। तथा क्रियान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा होता है तथा क्रियान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा होता है। यानी यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर की भूमिका में होती है, पॉलिसी ड्रॉ करना है, टारगेट सेट करना है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट की हो जाती है या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट या प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, जहां बाजार मूल्य
व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बाजार मूल्य व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जहां पूर्व सोवियत संघ को आदेशात्मक आयोजन का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। जहां पूर्व सोवियत संघ को आदेशात्मक आयोजन का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। वहीं निदेशात्मक आयोजन का सफल उदाहरण वहीं निदेशात्मक आयोजन का सफल उदाहरण फ्रांस की अर्थव्यवस्था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था 1944, जिसको मोनेट प्लान कहा जाता है। मोनेट प्लान यानी निदेशात्मक, यानी जो इंडिकेटिव प्लान था उसका सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो 1994 में लाई गई थी, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जिसका बेसिक क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? सेंट्रलाइज थी, यानी इंपेरेटिव प्लान था। और फ्रांस का इंडिकेटिव प्लान। ठीक है। फ्रांस के सोवियत संघ के प्लान को गॉस प्लान भी कहा जाता था और फ्रांस के प्लान को मोनेट प्लान भी कहा जाता। अब इसके बाद लिखे हैं संरचनात्मक आयोजन यानी संरचनात्मक नियोजन। तीसरा, संरचनात्मक नियोजन, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्लान कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्लान। तीसरा क्या है? स्ट्रक्चरल प्लान यानी संरचनात्मक नियोजन। यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों के स्वामित्व संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। तो संरचनात्मक आयोजन कहलाता है। आमूलचूल परिवर्तन किया जाए
वो संरचनात्मक आयोजन कहलाता है। जैसे भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी इस ये व्यवस्था जैसे भारत में दिखाई पड़ती है। अगर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर यानी ऑनरशिप किसका, इसका मालिक कौन है, अगर ऑनरशिप में बदलाव किया जाए, जैसे भारत में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, पब्लिक सेक्टर की यूनिट को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, तो क्या हुआ, ऑनरशिप चेंज हुआ। इसके अलावा प्रोडक्शंस में बदलाव आया, संस्थागत व्यवस्था में या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो चेंज किया, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो चेंज किया गया, इससे जो व्यवस्था उत्पन्न हुई और इसमें जो एक तरह से ड्रास्टिक चेंज आया, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक नियोजन। जैसे भारत में भूमि सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, सीलिंग एक्ट, चकबंदी, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जमींदारी उन्मूलन, ये सब कार्यक्रमों के जरिए, भूदान आंदोलन, ये सब कार्यक्रमों के जरिए भारत में भूमि सुधार के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की भूमिका बढ़ाई जाए, कृषि क्षेत्र को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके, जिससे कृषि का विकास हो सके, हरित क्रांति के लक्ष्य हम हासिल कर सकें, हरित क्रांति की प्रक्रिया पूरी हो सके, इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है, समय समय पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो ये राष्ट्रीयकरण की कोशिश ये थी कि बैंक जो अभी तक शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करके उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया जाए। और जब वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो कृषि को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और जब कृषि को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो कृषि का आधुनिकीकरण होगा। और जो हरित क्रांति में हमने लक्ष्य तय किया था कि आप स्वयं को आत्मनिर्भर कैसे हम बनाएं, देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इसका लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण जरूरी था, और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वित्त की आवश्यकता, और ये वित्त की सुविधा कौन उपलब्ध कराए, बैंक। इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर विवश किया। आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे नीति आयोग भी बताएंगे कि नीति आयोग क्या है, वो किस प्रकार योजना आयोग से डिफर करता है।